हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए, आज की क्लास में हमें क्या समझना है। आज की क्लास में हमें समझना है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले हम टैक्स को समझते हैं। देखिए, टैक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब डायरेक्ट बर्डन किसी इंडिविजुअल पे पड़ रहा है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपनी इनकम पर टैक्स देंगे, तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। उसे खुद देना पड़ेगा। मतलब बर्डन जो है वो डायरेक्टली किस पे पड़ रहा है? इंडिविजुअल पे। तो इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। यानी आप इसके बर्डन को किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आपसे मांगा गया है टैक्स तो आपको ही देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि जब बर्डन आप किसी और पर शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्शन किया और सरकार ने बोला कि आप प्रोडक्शन पर टैक्स देंगे, तो सेलर क्या करता है? टैक्स तो वो पे कर देगा, लेकिन किससे वसूल करके? कंज्यूमर से। वो क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को जब बेचेगा तो वो कंज्यूमर से ही वो टैक्स ले लेगा और फिर वो टैक्स लेके वो गवर्नमेंट को दे देगा। यानी बर्डन क्या किया? सेलर ने शिफ्ट कर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जब आप बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन पे जैसे टैक्स लग गया, सेल्स पे जैसे टैक्स लग गया, तो इन सब पर जब टैक्स लगता है तो सेलर इस टैक्स को किसी और पर शिफ्ट कर सकता है। या तो वो थोड़ा बहुत खुद बियर कर ले या कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दे सारा टैक्स। ठीक है, कुछ भी कर सकता है वो। तो इसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जाम्पल हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में अब हम जो भी बात करेंगे, जितनी भी बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे? हम इनडायरेक्ट टैक्स की। हम डायरेक्ट टैक्स की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, जब हम बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर सकते हैं टैक्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार ने किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर जीएसटी लगाया तो उसे कौन बियर करेगा? हु विल बियर द टैक्स? कौन बियर करेगा? क्या प्रोड्यूसर करेगा जिसने प्रोड्यूस किया, या कंज्यूमर करेगा जिसने उस प्रोडक्ट को खरीदा, या दोनों थोड़ा थोड़ा आपस में बांट लेंगे? ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हु विल बियर द टैक्स का मतलब होता है इंसिडेंस। यानी इंसिडेंस का मतलब होता है कि उस टैक्स को कौन बियर करेगा। जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्शन पे या सेल्स पे कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है तो उसका बर्डन कौन पे करेगा, कौन बियर करेगा। ये है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का मतलब। ठीक है, अब टैक्स लगाने से, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, सबसे पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक इक्विलिब्रियम। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक डिमांड कर्व बनाते हैं और एक सप्लाई कर्व बनाते हैं। ये है मार्केट का डिमांड, ये है मार्केट की सप्लाई कर्व, और ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आ गई क्वांटिटी और प्राइस। अब सपोज गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्ट है, उस पर क्या किया? टैक्स लगाया, जीएसटी लगाया। अब जीएसटी लगाने से आप सोचिए क्या होगा? जीएसटी लगाने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाया तो उसे बनाने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो सप्लायर क्या करेगा? उसकी सप्लाई को कम कर देगा। यानी कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि सेलर के लिए जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब प्रॉफिट मार्जिन किसी प्रोडक्ट पे कम हो जाएगा तो सप्लाई क्या कर देगा? वो सेलर कम कर देगा। ठीक है, सप्लाई के केस में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक पढ़ा था मूवमेंट, एक पढ़ा था शिफ्ट। मूवमेंट कब होता है? मूवमेंट जब होता है जब हमारा प्राइस में चेंज होता है, और शिफ्ट कब होता है? जब प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर चेंज होगा तो क्या होगा? शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
टैक्स लगने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर फैक्टर क्या है? टैक्स। क्या फैक्टर है? टैक्स। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज किस में हुआ है? टैक्स में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर जो सप्लाई है उसमें मूवमेंट आना चाहिए या शिफ्ट आना चाहिए? शिफ्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होगी। अब राइटवर्ड शिफ्ट होगी या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी? देखिए, सप्लाई क्या हुई है? कम। तो अगर आप सप्लाई कर्व को राइटवर्ड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम सप्लाई कर्व को राइटवर्ड लेके जाएंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम आया और यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? सप्लाई तो कम होनी चाहिए। तो राइटवर्ड शिफ्ट करने से सप्लाई तो कम नहीं होती, तो क्या करेंगे हम? बैकवर्ड शिफ्ट करके देखते हैं क्या होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सप्लाई कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट करता हूँ। ये मैंने किया सप्लाई कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट और ये आ गया मेरा सप्लाई डैश, एस डैश। नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया? यहाँ पर आया, Q1 पर। अब देखिए सप्लाई कम हो गई क्या? हाँ, कम हो गई है। तो यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि टैक्स लगने की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी और कहाँ शिफ्ट होगी? बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी सप्लाई कर्व जब भी हम टैक्स लगाएंगे और नया इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा हमारा? ई डैश। ई से ई डैश पर आ गए और क्वांटिटी जो है वो कम हो गई और प्राइस आ गया हमारा पी डैश पर। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो सप्लाई कर्व मैंने शिफ्ट की है, ये सप्लाई कर्व आपको कितनी शिफ्ट करनी है? तो ये जो शिफ्ट करनी है वो कितनी करनी है? जितना टैक्स लगा है, जितनी टैक्स की अमाउंट है उतना हम सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे। तो मतलब कि ये जो वर्टिकल पार्ट है, ये जो वर्टिकल पार्ट है हमारा, ये क्या है? ये है टैक्स की अमाउंट। ये क्या है? टैक्स की अमाउंट। ये जो वर्टिकल पार्ट है ये क्या है? टैक्स की अमाउंट। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो जब भी हम सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे और दिमाग में हमारे ये आएगा कि कितना शिफ्ट करना है, तो जितने का टैक्स लगा है, सपोज 5 रुपये का टैक्स लगा है, तो हम 5 रुपये से शिफ्ट कर देंगे सप्लाई कर्व को। क्लियर है ये बात? अब ये वाला जो प्राइस होता है पी स्टार, ये क्या होता है? मार्केट प्राइस। कौन सा प्राइस है ये? मार्केट प्राइस। यानी मार्केट में ये प्रोडक्ट कितने का बिकेगा या खरीदा जाएगा, ये वो वाला प्राइस है। ठीक है, तो यानी ये प्राइस कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है। और अगर टैक्स ना लगता तो सारा का सारा प्राइस ये किसको जा रहा होता? प्रोड्यूसर को, जिसने बेचा है। ठीक है, अगर इस पर कोई भी टैक्स नहीं है तो ये सारा का सारा जो प्राइस है वो किसके पास जाएगा? प्रोड्यूसर के पास जाएगा। कंज्यूमर ने जब कुछ पे किया तो ये जो पेमेंट है किसके पास चली जाएगी? प्रोड्यूसर के पास चली जाएगी। तो मतलब ये जो मार्केट प्राइस है ये कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है। अगर इससे प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, अगर पी स्टार से कभी भी प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो ये कौन से प्राइस इंक्रीज होंगे? मार्केट प्राइस। यानी वो कौन पे करेगा? कंज्यूमर पे करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर? सप्लाई कर्व को शिफ्ट करने की वजह से प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए। प्राइसेस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो ये जो इंक्रीज्ड प्राइस है ये कौन पे करेगा? कंज्यूमर पे करेगा। यानी टैक्स लगने की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने की वजह से प्राइसेस बढ़े और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो मार्केट प्राइस इंक्रीज हुआ है वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा कंज्यूमर। यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं मान लेते हैं, बोल देता हूँ ए बी। क्लियर? ये जो ए बी पार्ट है ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेगा कंज्यूमर। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, पूरा टैक्स ये है, यहाँ से लेके मान लेते हैं ए से लेके सी तक जो है वो पूरा टैक्स है यहाँ तक, और उसमें से ए बी जो है वो कंज्यूमर बियर करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो मार्केट में जितना भी प्राइस इंक्रीज हुआ है तो वो कौन बियर कर रहा होगा? कंज्यूमर पे करेगा। और जितना बचा हुआ टैक्स है और जितना बच गया टैक्स वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा प्रोड्यूसर। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब ये जो टैक्स की अमाउंट है AC, ये वाली अमाउंट, पूरी टैक्स की टोटल अमाउंट AC, ये क्या है? टैक्स अमाउंट।
इसमें से जो ए बी पार्ट है वो कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर या बायर, ठीक है। तो ए बी पार्ट जो है वो क्या है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन कंज्यूमर या फिर बायर, दोनों एक ही चीज़ है। और बीसी क्या है, बीसी क्या है हमारा, इसमें से जो बीसी है वो कौन पे कर रहा होगा या बियर कर रहा होगा, प्रोड्यूसर। तो यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर या फिर सेलर, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। यानी ए बी जो पार्ट है वो कौन पे करेगा, कंज्यूमर, और बी सी जो पार्ट है वो कौन पे करेगा, प्रोड्यूसर। किस में से, टोटल टैक्स अमाउंट में से। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्या समझा हमने अभी तक कि अगर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी किसी प्रोडक्ट पर तो क्या होगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी, और शिफ्ट होने की वजह से क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस इस केस में इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो जो मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगा उतना अमाउंट कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, और जो बच गया वो सारा कौन पे करेगा, प्रोड्यूसर पे करेगा। अब अगर हम यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। इनकी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, किससे, इस ग्राफ की हेल्प से। डेल्टा क्यू क्या है हमारा, डेल्टा क्यू है हमारा Q1 से Q स्टार तक, तो इसको हम लिख देंगे Q1 Q स्टार, ठीक है। डेल्टा पी क्या है हमारा, डेल्टा पी है, क्योंकि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं तो हम देखेंगे कि कंज्यूमर के लिए क्या प्राइस चेंज हुआ। तो कंज्यूमर के लिए क्या प्राइस चेंज हुआ, पहले था प्राइस पी स्टार, अब क्या हो गया, P1 हो गया। तो P स्टार और P1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं BA, ठीक है। इतना प्राइस हुआ BA, ये वाला प्राइस और ये वाला इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल की इक्वल साइड है। तो हमने क्या लिख दिया, इसको जो चेंज इन प्राइस है वो है BA इंटू ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस है हमारा OP स्टार, क्लियर, OP स्टार, और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है हमारी, OQ स्टार, ठीक है, OQ स्टार, क्लियर। ये क्या आ गया हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी निकाल सकते हैं। कैसे, डेल्टा Q और डेल्टा P इंटू P बाय Q। ये डेल्टा Q और Q क्या है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेल्टा Q क्या है, देखिए चेंज कितना है, सप्लाई में कितना चेंज आया है, Q1 से Q स्टार, तो यहाँ पे लिख देंगे हम Q1 Q स्टार डिवाइडेड बाय डेल्टा P क्या है हमारे पास, डेल्टा P है, अब हमें देखना है सेलर के पर्सपेक्टिव से, सेलर के लिए क्या प्राइस चेंज हुआ। सेलर को पहले मिलता था P स्टार, ठीक है, ये सारा का सारा वो घर ले जाता था P स्टार तक, लेकिन अब क्या हुआ, टैक्स लगने की वजह से इतना पार्ट तो सेलर पे करेगा अपनी तरफ से। तो अब क्या हुआ, P स्टार में से इतना हम घटा देंगे, बचा कितना, इतना पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर है, ये बात समझ में आई। देखिए क्या हुआ कि पहले जो प्रोड्यूसर को मिल रहा था वो OP स्टार मिल रहा था, ठीक है, OP स्टार मिल रहा था, लेकिन अब क्योंकि टैक्स लग गया है तो इतना अमाउंट कौन पे कर रहा है, सेलर पे कर रहा है। तो अब कितना घर ले जा सकता है, वो इतना ही ले जा सकता है, इतना प्राइस, बाकी तो गवर्नमेंट को दे देगा वो, क्लियर है। तो अब हमें क्या दिखाना है, P डेल्टा P, डेल्टा P क्या हुआ हमारा, P स्टार से इसको हम ऐसे करेंगे ज्वाइन, तो P2 हो जाएगा ये, ठीक है। P स्टार से P2 क्या है, सेलर के लिए चेंज है, प्रोड्यूसर के लिए चेंज है, तो इसको हम P स्टार P2 को क्या लिख सकते हैं, हम BC भी लिख सकते हैं, क्लियर है ये बात। ये क्योंकि एक रेक्टेंगल है उसकी दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हमने क्या बोला, P स्टार P2 को हम लिख सकते हैं BC, क्लियर। तो चेंज कितना आया है, इतना चेंज आया है, पहले इतना मिलता था अब प्राइसेस कम मिल रहे हैं प्रोड्यूसर को, क्यों, टैक्स लगने की वजह से। तो हमने लिख दिया इसको BC इंटू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस है OP स्टार, तो हमने यहाँ पे लिख दिया OP स्टार। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी है OQ स्टार, ओरिजिनल क्वांटिटी है OQ स्टार। अब अगर हम, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है,
अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें यानी कि ED बाय ES कर दें तो क्या होगा, देखिए ED क्या था हमारा, Q1 Q स्टार Q1 Q स्टार डिवाइडेड बाय BA इंटू OP स्टार डिवाइडेड बाय OQ स्टार। और इसको पूरे को डिवाइड करना है हमें किससे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। तो Q1 Q स्टार डिवाइडेड बाय BC इंटू OP स्टार डिवाइडेड बाय OQ स्टार। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए OP स्टार OQ स्टार से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा। उसके बाद Q1 Q स्टार ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा ED बाय ES इज इक्वल टू 1 बाय BA डिवाइडेड बाय 1 बाय BC। क्या करते हैं हम इस टाइप की फ्रैक्शन के साथ, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा ED बाय ES इज इक्वल टू 1 इंटू BC डिवाइडेड बाय BA इंटू 1 इज इक्वल टू BC बाय BA। क्लियर है ये बात, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ED बाय ES निकल के आया BC बाय BA। अब एक बात आप ध्यान देंगे यहाँ पर, BC क्या है, देखिए यहाँ पर BC हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, क्या है, BC है हमारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर। क्या है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर। और BA क्या है हमारा, BA देखिए क्या है हमारा, BA है हमारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन कंज्यूमर। ये देखिए BA ये कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर, और BC कौन पे कर रहा है, प्रोड्यूसर। तो जो AB है हमारा वो क्या है, AB है हमारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन कंज्यूमर। क्लियर है ये बात, यहाँ तक समझ में आ गई है। अब देखिए जो टैक्स की अमाउंट है वो क्या है, टैक्स की अमाउंट है AB प्लस BC। टोटल कितनी थी, टोटल हमने समझा था टैक्स जो है वो कितना है AC टोटल, उसमें से AB जो है वो कंज्यूमर पे करेगा और BC जो है वो कौन पे करेगा, प्रोड्यूसर पे करेगा। तो मैंने यही टैक्स की जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिख दी AB प्लस BC। क्लियर, ये क्या है, टैक्स की अमाउंट, T रेफर्स टू टैक्स की अमाउंट, वो है AB प्लस BC। ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी 3, ये वाली इक्वेशन हमारी हो गई 4। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन में से BC की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, ED बाय ES इज इक्वल टू BC बाय BA। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें से मैं क्या चाहता हूँ, BC की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो BC की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो डिवाइड में है इसको मैं मल्टीप्लाई में ले आ सकता हूँ। तो BC इज इक्वल टू ED बाय ES इंटू BA। क्लियर, ये क्या निकल गई, BC की वैल्यू। अब इस BC की वैल्यू को मैं उठा के इसमें डाल दूंगा टैक्स में, तो क्या निकल के आ जाएगा, T इज इक्वल टू AB प्लस BC। अब मैं BC की वैल्यू को इसमें डालता हूँ, तो T इज इक्वल टू AB प्लस ED बाई ES इंटू BA। अब इसमें से मैं AB कॉमन ले सकता हूँ, AB और AB यहाँ पे क्या है, कॉमन है, BA भी क्या है, AB ही है। तो T इज इक्वल टू AB मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस ED बाई ES। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो क्या बचेगा, AB इंटू ES का LCM आ जाएगा, तो ES प्लस ED बचेगा हमारा। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर AB की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, ये दूसरी साइड आ जाएगा, तो कैसे आ जाएगा, T मल्टीप्लाई बाय, ये किस में आ जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये सारा किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। क्लियर। तो AB क्या है यहाँ पर, AB हमने निकाला था, AB है हमारा
ए बी है इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन कंज्यूमर। तो ये चीज़ क्या निकल के आई है हमारी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन कंज्यूमर। यानी कि अगर हमें ये निकालना हो कि कंज्यूमर पर कितना बर्डन पड़ेगा, ए बी निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं कि कितना टैक्स जो है वो कंज्यूमर पे करेगा। अब जैसे मैंने ए बी की वैल्यू निकाली, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर कर उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, बी सी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो सॉल्व करने के बाद बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इंटू ई डी बाय ई एस प्लस ई डी। ये क्या आ जाएगी, बी सी की वैल्यू। और बी सी क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर। यानी कि अगर हमें प्रोड्यूसर के ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है वो निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि कितना बर्डन पड़ रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कह क्या रहा है, फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर हमें ये पता हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, तो हम ईजिली बता सकते हैं कि प्रोड्यूसर पर कितना टैक्स पड़ेगा, कंज्यूमर पर कितना टैक्स पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ज़ीरो। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पता है कि ज़ीरो है, यानी कि क्या है, डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में ज़ीरो रख दें तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि किस पर कितना बर्डन आएगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला, बी सी इज़ इक्वल टू टी इंटू ई डी बाय ई एस प्लस ई डी। अब हमें ई डी क्या है, गिवन है, ई डी क्या है, ज़ीरो। तो बी सी इज़ इक्वल टू टी ज़ीरो डिवाइडेड बाय ई एस प्लस ज़ीरो। अब अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो बी सी इज़ इक्वल टू टी इंटू ज़ीरो। तो बी सी कितना आ गया, ज़ीरो। बी सी क्या है हमारा, कि कितना टैक्स प्रोड्यूसर बियर करेगा, वो क्या है हमारा बी सी, अभी हमने बताया। यहाँ पे देखिए क्या है बी सी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो है तो जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। हम इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया फॉर्मूले की हेल्प से। अब हम डायग्राम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। डायग्राम की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है, यानी डिमांड जो है वो चेंज ही नहीं होती है। ठीक है, डिमांड क्या है, फिक्स्ड है और सप्लाई हमारी नॉर्मल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, मार्केट की डिमांड, और ये क्या हो गई, सप्लाई मार्केट की। यहाँ पर आ गया इक्विलिब्रियम और ये आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब टैक्स लगा, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो सप्लाई कर्व क्या हो जानी चाहिए थी, शिफ्ट हो जानी चाहिए थी। ये लीजिए शिफ्ट कर दी बैकवर्ड। ठीक है, शिफ्ट करने की वजह से जो हमारा नया इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे आ गया, Q1 पर। अब क्या मार्केट प्राइस इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ, तो यानी कंज्यूमर कुछ प्राइस पे करेगा टैक्स का, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट प्राइस इंक्रीज ही नहीं हुआ। मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में बताया था कि अगर प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस इंक्रीज होते हैं टैक्स लगाने की वजह से, तो वो वाला बर्डन कौन पे करेगा, कंज्यूमर। तो यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज ही नहीं हुआ, वही प्राइस है, तो कंज्यूमर तो कुछ नहीं पे करेगा। तो सारा का सारा टैक्स कौन पे कर रहा है यहाँ पर, प्रोड्यूसर। क्लियर है, ये हम डायग्राम की हेल्प से भी इजीली पता कर सकते हैं। फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, ठीक है, इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम की हेल्प से इजीली पता कर सकते हैं कि अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो टैक्स का बर्डन प्रोड्यूसर पे करेगा या कंज्यूमर पे करेगा। नेक्स्ट सिचुएशन है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़ीरो है तो क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़ीरो है तो हमें क्या निकालना है, टैक्स बर्डन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लेंगे यहाँ से ये वाला ए बी वाला। ए बी का फॉर्मूला है ए बी इज़ इक्वल टू टी इंटू ई एस बाय
ES प्लस ED। हमें क्या बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो ये हो गया 0/0 प्लस ED। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो AB क्या है, 0। यानी कि ये क्या है, AB क्या है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन कंज्यूमर। कंज्यूमर यहाँ पर कितना टैक्स पे करेगा, 0। यानी कि जब भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होगी तो कंज्यूमर कुछ भी टैक्स नहीं पे करेगा। टैक्स पे कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, डायग्राम की हेल्प से ही पता कर सकते हैं। ये है हमारा ग्राफ, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड। क्या करना है हमें बनाना है डिमांड कर्व नॉर्मल, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या करना है, 0। यानी कि इन इलास्टिक है, सप्लाई चेंज ही नहीं होती है। तो सप्लाई को मैंने बना दिया कांस्टेंट, फिक्स्ड। ठीक है, ये क्या है, डिमांड मार्केट की, ये सप्लाई है जो कि फिक्स्ड है, ये क्वांटिटी निकल के आ गई और ये हमारा प्राइस निकल के आ गया। अब सरकार ने क्या किया, टैक्स लगाया। टैक्स लगाने की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जानी चाहिए थी पीछे, लेकिन क्योंकि ये इन इलास्टिक सप्लाई है तो आप प्राइसेस कुछ भी चेंज करो, सप्लाई तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि जो सप्लाई है वो कैसी है, इन इलास्टिक है, 0 है, कोई चेंज नहीं होगा। तो टैक्स लगाने पर इस बार जो है वो सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, इन इलास्टिक है। तो पहले जो इक्विलिब्रियम था अभी भी वही इक्विलिब्रियम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। यानी कि मार्केट प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, तो कंज्यूमर कोई टैक्स बियर नहीं करेगा। तो मतलब जो टैक्स लगा वो सारा कौन बियर करेगा, वो सारा बियर करेगा प्रोड्यूसर। क्यों प्रोड्यूसर बियर करेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस तो इंक्रीज हुआ नहीं। तो जब मार्केट प्राइस इंक्रीज ही नहीं हुआ तो कंज्यूमर के हिस्से में कुछ आया ही नहीं, तो सारा का सारा टैक्स का अमाउंट किसके हिस्से में आया, प्रोड्यूसर के हिस्से में। तो इसी को हमने फॉर्मूले की हेल्प से भी देखा कि यहाँ पर कंज्यूमर के हिस्से में क्या आया, कुछ भी नहीं, सारा किसके हिस्से में आया, प्रोड्यूसर के हिस्से में आया। क्लियर है। नाउ सपोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। क्या है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन्फिनिटी, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। कैसी होती है ये, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ क्या चेंज होगी, डिमांड। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, BC इज इक्वल टू T इंटू ED बाय ED प्लस ES। आप ES को इधर भी रख सकते हैं, इस साइड भी रख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ED की वैल्यू क्या रखनी है हमें, इन्फिनिटी। तो ED की वैल्यू रखिए इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस ES। क्लियर। अब इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, तो सपोज अगर बहुत बड़ा नंबर है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इसको अगर हम इसी नंबर से डिवाइड करें प्लस उसमें कुछ एक छोटा सा नंबर ऐड कर दें। ठीक है, क्या बोला मैंने कि इस नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड कर दें और उसमें एक छोटा सा नंबर ऐड कर दें जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा, वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी रख सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा डिवाइड करने में। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं 100 को 101 से डिवाइड करूं तो लगभग क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं बहुत बड़े नंबर को उसी नंबर प्लस छोटे से नंबर को ऐड करके डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, अप्रॉक्स 1 ही आएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो BC इज इक्वल टू T, क्या आ गया है, 1। इसकी सारे की वैल्यू क्या आ गई है, 1। ठीक है, यानी कि BC इज इक्वल टू क्या आ गया, T। और BC क्या है, BC है हमारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर। क्लियर, यानी कि सारा का सारा टैक्स किस पे आ गया है, प्रोड्यूसर पे आ गया। कंज्यूमर के हिस्से में कुछ आया क्या, नहीं आया। ये T जो है क्या है, टैक्स अमाउंट, जो कि सारा का सारा टैक्स जो है वो प्रोड्यूसर के पास चला गया, सारा बर्डन प्रोड्यूसर के पास आ गया। इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं।
प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड। हमें क्या बनाना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रखनी है हमें, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैसी होती है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है। ये क्या है, डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व कैसी बनानी है, नॉर्मल। ये हो गई हमारी सप्लाई कर्व, ये है डिमांड कर्व मार्केट की, ये है सप्लाई कर्व मार्केट की। यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया तो ये क्वांटिटी आ गई, ये प्राइस आ गया। अब क्या करना है, गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स। टैक्स लगाने की वजह से सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर देंगे। ये आ गया एस डैश और नया इक्विलिब्रियम आ गया हमारा Q1 पर। ये पहले वाला इक्विलिब्रियम है, ये नया वाला इक्विलिब्रियम है। क्या प्राइसेस चेंज हुआ है टैक्स लगाने के बाद, नहीं, प्राइसेस वही है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हुई है। यानी कि कंज्यूमर के लिए तो कोई भी प्राइसेस चेंज नहीं हुआ। तो मतलब क्या कि इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ तो कंज्यूमर कुछ भी बर्डन पे नहीं करेगा, उस पर कोई भी बर्डन नहीं आएगा। तो सारा का सारा टैक्स किस पर जाएगा, सारा का सारा टैक्स जाएगा प्रोड्यूसर पर। यही हमने किसकी हेल्प से देखा था, फॉर्मूले की हेल्प से देखा था। सारा का सारा टैक्स किस पे गया, प्रोड्यूसर पर। क्लियर। इसी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इन्फिनिटी हो सकती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला लगाइए, ए बी इज इक्वल टू टी इंटू ई एस बाय ई डी प्लस ई एस। क्लियर। तो ए बी इज इक्वल टू टी इंटू ई एस क्या है, इन्फिनिटी, डिवाइडेड बाय ई डी प्लस इन्फिनिटी। तो अगर बहुत बड़े नंबर को उसी नंबर से प्लस एक छोटा सा नंबर उसमें ऐड करके डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, जैसा पहले किया। तो ए बी इज इक्वल टू टी और इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी कि अब की बार टैक्स कौन पे करेगा, सारा बर्डन किस पे आएगा, ए बी पर। और ए बी क्या है हमारा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन कंज्यूमर। सारा का सारा टैक्स कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, प्रोड्यूसर कुछ भी नहीं पे करेगा। इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांडेड और सप्लाई। क्या करना था हमें, एक डिमांड कर्व बनाना है नॉर्मल, उसके बाद हमें क्या बनाना है, सप्लाई कर्व बनाना है, जो कि क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। तो प्राइस चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी। तो ये आ गया हमारा डिमांड कर्व मार्केट का, ये सप्लाई कर्व मार्केट की, ये इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पर आ गई हमारी क्वांटिटी, यहाँ पर आ गया हमारा प्राइस। अब क्या हुआ, टैक्स लगने की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे। ये मैंने किया सप्लाई कर्व को शिफ्ट, तो ये हो गया एस डैश। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, ई डैश पर। ठीक है, तो क्वांटिटी आ गई Q1 और प्राइस आ गया P1। ठीक है, तो टैक्स कितना बढ़ा है, इतना। क्या बताया था मैंने, सप्लाई कर्व जितनी शिफ्ट होगी उतना टैक्स इंक्रीज होगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, सारा टैक्स है। इतना टैक्स लगा और इतना ही प्राइस इंक्रीज हो गया, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस इंक्रीज हो गया। तो ये वाला जो मार्केट प्राइस है ये कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा। तो यानी कि टैक्स लगाने की वजह से अगर हमारी सप्लाई कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है, इन्फिनिटी है, तो हमेशा बर्डन किस पे आएगा, कंज्यूमर पे आएगा। सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर पर चला गया है। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस से प्राइस इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया, जितना का टैक्स लगा था। क्लियर। यही बात हमने फॉर्मूले की हेल्प से भी ऊपर देखी कि सारा का सारा टैक्स परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में किस पे आता है, कंज्यूमर पर आता है। अब सपोज जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है, इन इलास्टिक है। कैसी है, इन इलास्टिक। इससे पहले क्या देख रहे थे हम, परफेक्टली इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि इन्फिनिटी और जीरो देख रहे थे। इस बार हम क्या देख रहे हैं, इन इलास्टिक देख रहे हैं। तो डिमांड कर्व किस तरीके से बनेगी हमारी, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। हमें क्या बनाना है, डिमांड कर्व बनानी है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि प्राइसेस में ज़्यादा चेंज है, क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो इस तरीके की बनेगी हमारी इन इलास्टिक डिमांड।
और नॉर्मल हमें क्या बनानी है, सप्लाई कर्व बनानी है। ठीक है, ये क्या है, डिमांड कर्व मार्केट की, और ये क्या है, सप्लाई कर्व मार्केट की। ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये आ गई हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। अब सरकार ने क्या किया, टैक्स लगाया और डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक। तो सबसे पहले तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड। ये मैंने बैकवर्ड सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर दिया, एस डैश हो गई। नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया, ये आया Q1। प्राइसेस क्या हुए, P डैश, यानी प्राइसेस में ज़्यादा चेंज आया है, क्वांटिटी में कम चेंज आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो चेंज है वो कितना है, ज़्यादा है। यानी अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो टैक्स लगने से कंज्यूमर ज़्यादा बर्डन पे करेगा, कंज्यूमर ज़्यादा बर्डन पे करेगा और प्रोड्यूसर कम बर्डन पे करेगा। ठीक है, ये जो प्राइसेस में चेंज है वो क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पर जो चेंज है वो कितना है, कम है। ठीक है, ये कितनी है, ये है पूरा टैक्स का अमाउंट, जिसमें से जो कंज्यूमर है वो इतना पे करेगा और जो प्रोड्यूसर है वो इतना पे करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इलास्टिक बना दें तो क्या होगा, इलास्टिक किस तरीके से दिखती है हमारी डिमांड, ये देखिए, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। क्या करना है हमें, इलास्टिक डिमांड बनानी है। तो इलास्टिक डिमांड कैसे दिखती है हमारी, ये है हमारी इलास्टिक डिमांड। पहले मैंने क्या किया था, स्लोप रखा था ज़्यादा, अब स्लोप क्या कर रहा हूँ मैं, कम कर रहा हूँ, तो क्या हो गई, इलास्टिक डिमांड। सप्लाई कैसी रखनी है, नॉर्मल रखनी है। तो ये हो गया डिमांड मार्केट की, ये है सप्लाई मार्केट की, ये हो गई हमारी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये हो गई हमारी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस पी स्टार। अब क्या किया, सरकार ने लगाया टैक्स, तो टैक्स लगाने की वजह से सप्लाई कर्व हमें पता है शिफ्ट होगा बैकवर्ड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नया सप्लाई कर्व एस डैश, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम चेंज हुआ, तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम आ गया Q1 और P1। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि किस पर कितना टैक्स बर्डन आएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस से जितना भी प्राइस इंक्रीज हुआ है वो किस पे आएगा, कंज्यूमर पर। तो कंज्यूमर पर कितना टैक्स आया, सिर्फ इतना। कंज्यूमर पर कितना टैक्स आया है, सिर्फ इतना, ये वाला पार्ट। बाकी बचा हुआ पार्ट कौन पे करेगा, बाकी बचा हुआ पार्ट प्रोड्यूसर बियर करेगा। ये वाला जो प्राइस, ये वाला जो है प्राइस, वो कौन बियर करेगा, प्रोड्यूसर बियर करेगा। क्लियर, फर्स्ट डायग्राम में हमने ये समझा था कि इतने, ये जो शिफ्ट हुआ है ये क्या है, टैक्स अमाउंट। इस टैक्स अमाउंट में से प्राइसेस, इक्विलिब्रियम प्राइसेस के ऊपर जितना भी प्राइस किया वो सारा कौन बियर करेगा, कंज्यूमर। उसके नीचे वाला जितना भी अमाउंट है वो कौन बियर करेगा, प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर का पार्ट ज़्यादा है, कंज्यूमर का कम है। तो यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि अगर डिमांड इन इलास्टिक होगी, अगर डिमांड इन इलास्टिक होगी तो कंज्यूमर पर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, और अगर डिमांड इलास्टिक होगी तो प्रोड्यूसर पर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे किस में पूछे जाते हैं, नेट में पूछे जाते हैं कि डिमांड अगर इलास्टिक है तो किस पर कितना बर्डन पड़ेगा, डिमांड अगर इन इलास्टिक है तो किस पर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, डिमांड अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या होगा, सप्लाई अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे किस में पूछे जाते हैं, मेजरली नेट में पूछे जाते हैं। तो आपको इस डायग्राम की हेल्प से इजीली आप बता सकते हैं कि किस पर कितना बर्डन पड़ेगा, या आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि फॉर्मूलेज याद नहीं रहते तो हमें डायग्राम से हम इजीली बना सकते हैं कि किस पर कितना बर्डन पड़ेगा।